गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 27 अक्टूबर 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, निश्चित तौर पे इसे शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ शेयर कर दें। वीडियो को लाइक कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है, सुझाव देना है, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। देखो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का फ़ायदा है कि इस तरह से न्यूज़ को हाईलाइट करके मैं डाल देता हूँ, तो जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है उसको एक बार पढ़ लें, उसके बाद हमारा एनालिसिस सुने, आपको अधिक फ़ायदा होगा। क्वेश्चन से मूव करते हैं। क्वेश्चन जो है ये आर्टिकल 370 पे मैंने कल डिस्कस किया था और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। हालांकि मैं आप सभी लोगों को अभी पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ, उसका रीज़न है कि मैं इंडिविजुअली काम कर रहा हूँ, अकेले काम कर रहा हूँ। चैनल हमारा अभी काफ़ी छोटा है। जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं दे सकता हूँ क्योंकि पीडीएफ बनाना काफ़ी टफ काम होता है और इंडिविजुअली मैं काम कर रहा हूँ अभी। तो जो इम्पोर्टेंट मान लो पार्ट आपको लग रहा है उसको क्या करें, वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में लिख लें, राइट, या उसको मेमोराइज कर लें। जैसे आपको करना है वैसे कर सकते हैं। तो कल जो आर्टिकल 370 का मैंने डिस्कस किया था उस पर हमने इस परियोजना के बारे में डिस्कस किया। देखो, सिंधु नदी तंत्र में जितनी भी परियोजना चल रही है, जितनी भी पनबिजली परियोजना चल रही है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का जो एक रीजन है, विवाद का जो एक कारण है वो सिंधु नदी तंत्र भी है। बाद में हम इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए है कि कीरू पनबिजली परियोजना जो कि रन फॉर रिवर योजना है, यह किस नदी पे है। रन फॉर रिवर क्या होता है? रन फॉर रिवर होता है कि आपको नदी का पानी रोकने की आवश्यकता नहीं है। जैसे नदी चल रहा है, ये नदी मान लो चल रही है, चलती हुई नदी पे आप क्या करते हैं कि इसी पे पनबिजली क्रिएट करते हैं, उसको कहा जाता है रन फॉर रिवर परियोजना। अदरवाइज जो है पनबिजली क्रिएट करने के लिए बांध बनाना पड़ता है, पानी को रोक कर रखते हैं और पानी धीरे धीरे छोड़ते हैं या एकाएक छोड़ते हैं, तो उसके बाद जो है आप पनबिजली क्रिएट करते हैं। वो अलग टॉपिक है, कैसे क्रिएट होता है, कैसे टरबाइन चलता है, उस पर बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो कीरू पनबिजली परियोजना किस नदी पे है? ऑप्शन ए है किशनगंगा, ऑप्शन बी है झेलम नदी, ऑप्शन सी है चेनाब नदी, या ऑप्शन डी है सतलज नदी। देखो, वायु प्रदूषण पे लगातार डेली न्यूज आ रहा है और मैंने आपको बोला है कि अक्टूबर से लेकर के ये फरवरी तक प्रत्येक दिन न्यूज़ में रहेगा। तो प्रत्येक दिन आपको पढ़ना जरूरी नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट मान लो डिसीजन आएगा, मान लो सुप्रीम कोर्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन आएगा, देन आपको जानकारी होना चाहिए, अदरवाइज डेली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखो, एडिटोरियल आज हमारे पास इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आज जो है हम सैन्य डाटा साझा करेंगे भारत और अमेरिका। इस टॉपिक पे हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे और खास करके भारत और अमेरिका के बीच में जितनी भी परियोजना चल रही है, हम एक एक परियोजना के बारे में देखेंगे, एक एक एग्रीमेंट के बारे में हम देखेंगे। कल नेक्स्ट डे जो है भारत और अमेरिका के बीच में जो रिलेशन है उस पर हम डिस्कस कर देंगे, लेकिन आज सिर्फ हम फोकस करेंगे भारत और अमेरिका के बीच में चलने वाले समझौता। सबसे जो इम्पोर्टेंट समझौता चर्चा में है वो बेका है, BECA, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। 2+2 जो वार्ता होने वाली है, 2+2 वार्ता इस बार दोनों पक्ष उम्मीद कर रहे हैं कि जो है बेका साइन हो जाए। 2+2 क्या होता है? 2 दूना 4, राइट। भारत के विदेश मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री और अमेरिका के रक्षा मंत्री मिलकर जहां वार्ता करते हैं उसे कहा जाता है 2+2 वार्ता। एक देश का रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, दूसरे देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री मिलकर वार्ता करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता की शुरुआत 2018 में हुई थी। नई दिल्ली में यह आयोजित हुआ था, इसी माह में हुआ था। 2018 में कॉमकासा साइन हुआ था। कॉमकासा क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। 19 में जो है वाशिंगटन में हुआ था और 20 में फिर भारत में हो रहा है। तो डिटेल से एनालिसिस करेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट समझौता है। सबसे पहले चलते हैं बेका पे। बेका मतलब बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। जो बेका आज तक भारत और अमेरिका के बीच में साइन नहीं हुआ है और ये उम्मीद किया जा रहा है दोनों देश के द्वारा कि इस बार जो है आज या कल तक में वो साइन हो जाए। क्या होता है? तो बेका मतलब होता है कि मूल विनियम और सहयोग एग्रीमेंट हिंदी में कहा जाता है। एक भूस्थानिक जानकारी के विनियम को आसान बनाता है।
यह समझौता दोनों देशों के बीच में सैन्य और नागरिक दोनों ही उद्देश्य के लिए थल, समुद्री और वैमानिक तीनों प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सहायता करने के लिए वैधानिक ढांचा निर्धारण करेगा। समझ में नहीं आया होगा आपको? टफ है। अब मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो मैं जहाँ पे बैठा हूँ, एग्जैक्टली मैं कहाँ पे हूँ इसका पता कैसे चलेगा? तो जहाँ पे मैं बैठा हूँ, मान लो इस जगह पे जो है इसका एक लैटिट्यूड होगा। लैटिट्यूड क्या होता है? अक्षांश के समांतर जो होता है, 0 डिग्री अक्षांश के जो समांतर होता है उसे लैटिट्यूड कहा जाता है। और एक लॉन्गिट्यूड होगा। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को लॉन्गिट्यूड कहा गया। तो अक्षांश और समांतर मान लो यहाँ पे ये पॉइंट मिलता है, तो इसी पॉइंट पर मैं बैठा हूँ, तो इसका एक फिक्स लैटिट्यूड होगा और फिक्स एक लॉन्गिट्यूड होगा, राइट। तो उस जगह पे मैं बैठा हूँ। तो ये क्या करेगा? जैसे मान लो एक पनडुब्बी, मान लेते हैं कि चीन की पनडुब्बी भारत प्रशांत महासागर के आसपास के क्षेत्रों में आ गई और वो भारत पे खुफिया नज़र रख रही है। अमेरिका क्या करेगा कि उसका एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट दे देगा कि ये जो है इसका अक्षांश ये है, इसका देशांतर ये है, ये पनडुब्बी चीन का आपके इस क्षेत्र में है, राइट। इसी तरह से मान लो चीन का अगर कोई विमान भारत की खुफिया निगरानी कर रहा होगा तो उसका एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट जो है कहाँ पे किस जगह पे है वो अमेरिका भारत को दे देगा। इसी तरह से मान लो अमेरिका को कभी अगर सहयोग चाहिए भारत से तो भारत जो है एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट दे देगा, जो अमेरिका के अगेंस्ट जो विमान काम कर रहा हो, जो नौसेना काम कर रहा हो या जो स्थल में यानी सैनिक काम कर रहा हो, तीनों को लोकेशन दे देगा। अब देखो इसकी एग्जैक्ट ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और सबसे अधिक कब ज़रूरत था? जिस समय में हमें सबसे अधिक इसकी आवश्यकता थी अमेरिका हमारा सहयोगी नहीं था, अमेरिका हमें हमारा साथ नहीं दिया था। मैं बात कर रहा हूँ 1999 की कारगिल वार की। 1999 का कारगिल वार, जिस समय में हमने अमेरिका से सहयोग मांगा था, हुआ क्या था कारगिल वार के समय में कि पाकिस्तान के सैनिक जो है ऊपर खड़े थे, पहाड़ पे खड़े थे, और भारत का सैनिक जो है नीचे से पहाड़ चढ़ रहा था। तो भारत का सैनिक नीचे से पहाड़ चढ़ता और पहाड़ पे चढ़ के जो है पाकिस्तान के सैनिक से जो है युद्ध करता है। तो पाकिस्तान का सैनिक ऊपर में कहाँ पे है ये हमें पता नहीं था और हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि हम उसके बारे में पता कर सकें। अमेरिका से हमने सहयोग मांगा। देखो अमेरिका के जो है कोऑर्डिनेट जो है सिस्टम है उसका नाम जीपीएस है, जो आप सभी के मोबाइल में होगा। आप सभी लोग जीपीएस का यूज़ करते होंगे। ग्लोबल पॉइजनिंग सिस्टम जो अमेरिका का सिस्टम है। तो हमने कारगिल वार के समय में अमेरिका से मांगा था कि बता दीजिए आप हमें कि पाकिस्तान का सैनिक एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे है, ताकि उस अनुसार हम तैयारी कर पाएँ। और अमेरिका भारत का साथ नहीं दिया था 1999 के दौरान, और ये भी कारण था कि कारगिल वार थोड़ा लंबा चला था। अगर अमेरिका एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट हमें दे देता है कि पाकिस्तान का सैनिक यहाँ पे खड़ा है या पाकिस्तान का टैंक यहाँ पे खड़ा है, तब दिक्कत नहीं होती। बहरहाल इसके बाद भारत सरकार भी जगी और भारत सरकार ने भी अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया, और इस नेविगेशन सिस्टम का नाम है नाविक। नाविक के बारे में जाकर के पढ़ना नेट पे, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। नाविक में क्या है मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखो ये जो जीपीएस सिस्टम है ये गूगल का है, जीपीएस सिस्टम है ये। जैसे ये मान लो यहाँ पे मैं एग्जैक्टली हूँ, यहाँ पे होम दिख रहा है, यहाँ पे मैं हूँ, तो इसका एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट होगा। इसका एग्जैक्टली जैसे ये जो है लोकेशन होगा, इस तरह से जो आता है इसे कहा जाता है लैटिट्यूड, और ऊपर से जो आता है लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो नाविक सिस्टम जो हमने डेवलप किया, भारत सरकार का अपना सिस्टम है, वो क्या होता है कि भारत की जो मुख्य भूमि है उसको तो कवर करता ही है, मुख्य भूमि के साथ साथ मुख्य भूमि से 1500 किलोमीटर डिस्टेंस तक कवर करता है। यानी मान लो ये मुख्य भूमि है, यहाँ से 1500 किलोमीटर डिस्टेंस ले लो, लगभग आगे तक डिस्टेंस होगा, तो आधा ईरान हम लोग कवर कर सकते हैं, आधा पाकिस्तान हम लोग कवर कर सकते हैं, आधा अफगानिस्तान हम लोग कवर कर सकते हैं। इधर देखो बहुत हद तक हम लोग तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह कवर कर सकते हैं, और बहुत हद तक इधर हम लोग चाइना भी कवर कर सकते हैं, तिब्बत लगभग पूरा कवर करते हैं। इधर देखो म्यांमार पूरी तरह से हम लोग कवर करते हैं, और साथ ही साथ अन्य देशों को भी, लाओस वगैरह को भी हम लोग कवर कर सकते हैं। और चाइना के इस पार्ट को भी 1500 किलोमीटर यहाँ से काउंट कर लो आप,
इतना दूर तक हम कवर कर सकते हैं। तो भारत के जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि से 1500 किलोमीटर डिस्टेंस तक भारत स्पष्ट तौर पे देख सकता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या वहाँ पे कोई ऐसी गतिविधि चल रही है जो भारत के नुकसान पहुँचा सकती है, क्या चीन हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, ये भी भारत देख सकता है। भारत ने अपना नाभिक सिस्टम बना लिया। तो देखो फाइनली क्या हुआ कि अमेरिका हमें देने से मना कर दिया, अमेरिका हमें जो है नेविगेशन सिस्टम यूज करने से मना कर दिया, देने से मना किया, और हमने अपना नेविगेशन सिस्टम बना लिया। अब क्या है, बेका के माध्यम से अब मान लो कोई खुफिया जानकारी कलेक्ट कर रही होगी चीन का या पाकिस्तान का इंडिया के अगेंस्ट, तो अमेरिका हमें प्रोवाइड कर देगा उसका कोऑर्डिनेट, उसका एग्जैक्ट नेविगेशन। और अमेरिका के अगेंस्ट अगर कोई कर रहा होगा कोई अन्य देश, तो भारत उसको प्रोवाइड कर देगा। तो दोनों देश एक दूसरे के कोऑर्डिनेट को साझा कर देंगे, जो इम्पोर्टेंट कोऑर्डिनेट है, जो एक दूसरे का जासूसी में लगा हुआ है। बहुत सारा विमान जो होता है एक देश दूसरे देश की जासूसी में लगा रहता है, तो भारत की जासूसी में कोई विमान लगा रहेगा, या भारत की जासूसी में मान लो कोई कहीं सेना कोई कलेक्ट हुई, भारत की जासूसी में जो है मान लो कोई समुद्री पनडुब्बी आई, तो उसकी जानकारी दे देगा। दूसरी बात क्या है कि भारत क्या है, इससे भारत को सबसे अधिक फायदा क्यों होगा। देखो जीपीएस जो है पूरे वर्ल्ड में चलता है, और हमारा जो नाविक सिस्टम है महज 1500 किलोमीटर तक कवर करते हैं, अपने मुख्य भूमि से 1500 किलोमीटर तक ही कवर करते हैं। और जीपीएस जो है पूरा विश्व में चलता है। अफ्रीका के किस देश में क्या हो रहा है अमेरिका देख सकता है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है अमेरिका देख सकता है, चीन में क्या हो रहा है अमेरिका देख सकता है, दक्षिणी चीन सागर में क्या हो रहा है अमेरिका देख सकता है। तो इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है कि अमेरिका पूरे विश्व की जानकारी कलेक्ट करता है, पूरे विश्व की जानकारी उसके पास है, और हमारे पास जो है सीमित जानकारी है, 1500 किलोमीटर के रेंज तक की जानकारी हमें। तो उम्मीद करता हूँ बेका क्या है आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों देश एक दूसरे का नेविगेशन जो है शेयर करेंगे, जहाँ पे स्थल माध्यम से, समुद्री माध्यम से और वैमानिक माध्यम से यानी विमान के माध्यम से अगर एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का कोई उल्लंघन कर रहा होगा, खुफिया जानकारी कलेक्ट कर रही होगी कोई देश, दूसरे देश में निगरानी कर रहा होगा, चीन मान लो या पाकिस्तान मान लो, तो एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करेंगे। अब देखो कॉमकासा क्या है, कॉमकासा का फुल फॉर्म देख लो, कम्युनिकेशन कॉम्पेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। यह समझौता संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को इनक्रिप्टेड संचार उपकरणों और गुप्त प्रौद्योगिकियों को भारत के साथ साझा करने की अनुमति देगा, जिससे दोनों पक्षों के उच्च स्तर में सैन्य नेतृत्व के बीच युद्ध काल और शांति काल दोनों में सुरक्षित संचार संभव हो सकेगा। कॉमकासा का विस्तार नौसेना और वायुसेना सहित भारत और अमेरिकी सैन्य परिसंपत्तियों तक होगा। इसमें संयुक्त सैन्य अभियान के दौरान सुरक्षित संचार सहायता मिलेगी। क्या होता है कॉमकासा, होता है क्या है, जैसे मान लो कमांड एक जहाज जा रही है, राइट, मान लो एक जहाज जा रही है और उसे जो है हमने ऑर्डर दिया फायर, मान लीजिए जो है उसे जो है ऑर्डर दिया गया है कि आप पाकिस्तान पे जो है फायर कर दीजिए मिसाइल, राइट। अगर ये ऑर्डर दिया गया है ये फायर, तो ये फायर जो ऑर्डर जाएगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। देखो ये 4 लेटर है FIRE, लेकिन वो जो जाएगा उसके पास, विमान के पास, वो बड़ा इनक्रिप्टेड फॉर्म में, जैसे ये हो गया मान लो 2-4 डॉलर दे देगा, एक ठो येन कर देगा, कुछ भी कर देगा इस तरह से, तो इस फॉर्म में जाएगा। और वहाँ पे क्या करेगा, उस जहाज में पहुँच करके ये फिर जो है फायर रूप में आ जाएगा। तो बीच का जो फॉर्म होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। इनक्रिप्टेड मतलब होता है कि किसी को अगर मान लो, होता क्या है ना कि मान लो कि सेना और दूसरे सेना के बीच में क्या क्या वार्ता हो रही है उसको दूसरा देश सुनने की कोशिश करता है। भारत की सेना और अमेरिका की सेना क्या क्या वार्ता कर रही है, चीन उसको पक्का करेगा सुनने की कोशिश, पाकिस्तान उसको सुनने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान ज़रूर सोचेगा कि भाई क्या खिचड़ी पक रहा है, कहीं हमारे खिलाफ तो ये लोग नहीं आ रहा है। तो ये जो होता है, सेना अगर एक दूसरे के साथ वार्ता करती है तो उस वार्ता को इनक्रिप्टेड फॉर्म में तब्दील कर देगा, ये समझौता कॉमकासा। इनक्रिप्टेड फॉर्म में तब्दील करेगा मतलब ये होता है कि यहाँ से अगर कुछ, यहाँ से मान लो इंडिया और अमेरिका के बीच में अगर कुछ वार्ता हो रही है, राइट, तो उसको मान लो, जैसे मान लो फायर ही है, एक वर्ड फायर इंडिया ने अमेरिका को भेजा, तो बड़ा अजीब फॉर्म में हो जाएगा अमेरिका में। अगर मान लो इस चीज़ को, ये 4 फॉर्म में जा रहा है, डबल डॉलर, डबल हैश,
इस फॉर्म को अगर मान लो ट्रेस भी कर लिया चीन को कुछ समझ में नहीं आएगा, पाकिस्तान को ट्रेस भी कर लिया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन यही जो चीज़ है इस तरह से फिर अगर अमेरिका पहुंच जाएगा तो वहाँ पे फिर वहाँ के सिस्टम में फायर लग जाएगा। तो कॉमकासा जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में सूचनाओं को एक दूसरे के साथ साझा करने की बात करती है। खास करके अमेरिका से जितना भी हम हथियार खरीदे हैं या अमेरिकी सेना के साथ कभी भी हम कम्युनिकेट करेंगे तो वो जो होगा इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। कॉमकासा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। बेका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा देखो लेमोआ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली 4 समझौता है जो अमेरिका जो है अपने क्लोजेस्ट एलाई के साथ करता है। इस 4 पे 3 में हमने साइन कर लिया, एक बचा हुआ बेका जो इस बार हो सकता है साइन हो जाए। तो लेमोआ क्या है? लेमोआ क्या है? लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। लॉजिस्टिक्स, जब सेना एक जगह से दूसरे जगह जाती है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है लॉजिस्टिक्स। हथियारे नहीं रहेगा तो सेना कैसे लड़ेगा, राइट। मान लो यहाँ से दक्षिणी चीन सागर में यहाँ से भारत का जो है शिप गया। अब पता चला दक्षिणी चीन सागर में जो है भारत के शिप का जो है फ्यूल समाप्त हो गया, तो क्या फिर वो लौटेगा भारत? नहीं। दक्षिणी चीन सागर में जहाँ भी अमेरिका का नेवल बेस है वहाँ जो है ये फ्यूल भर सकता है, वहाँ पे लॉजिस्टिक्स का एक्सचेंज कर सकता है। तो लेमोआ के माध्यम से जहाँ पे भी अमेरिका का नेवल बेस है वहाँ पे लॉजिस्टिक एक्सचेंज कर सकता है, जहाँ भी अमेरिका का मिलिट्री बेस है वहाँ पे एक्सचेंज कर सकता है, जहाँ भी अमेरिका का एविएशन बेस है यानी वायु बेस है वहाँ पे हम उसके साथ लॉजिस्टिक एक्सचेंज कर सकते हैं। दिखाता हूँ मैं कुछ आपको। देखो इस तरह का समझौता भारत जो है अमेरिका के साथ साइन किया है, भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ भी साइन किया है और भारत ने जापान के साथ भी साइन किया। अमेरिका का जो नेवल बेस है यहाँ पे एक डिएगो गार्सिया, कभी इसको मैं जूम करके आपको दिखा दूंगा, मालदीव के जस्ट नीचे है ब्रिटिश कॉलोनी। हाँ यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनी दिख रहा है ना, यहीं पे एक छोटा सा द्वीप है डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया में जो है अमेरिका का नेवल बेस है। तो हम मान लो फ्यूल घट गया हमको हिंद महासागर में तो हम उसका यूज कर सकते हैं अमेरिका का। साथ ही साथ यहाँ पे देखो, सॉरी, यहाँ पे देखो ये जिबूती कंट्री है, DJBOUTI। तो डी साइलेंट होता है, इसको जिबूती कहा जाता है हिंदी में। तो यहाँ पे जो है फ्रांस का नेवल बेस भी है, यहाँ पे चीन का नेवल बेस भी है और यहाँ पे जो है USA का नेवल बेस भी है। तो यहाँ पे जो है भी हम यहाँ पे जो है लॉजिस्टिक एक्सचेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर दक्षिणी चीन सागर में जाओगे तो दक्षिणी चीन सागर में देखो फिलीपींस के साथ अमेरिका का समझौता है, फिलीपींस में भी अमेरिका का नेवल बेस है तो यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद जापान में जाओगे, जापान में भी अमेरिका का नेवल बेस है, हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप ऊपर जाओगे ताइवान के पास, तो ताइवान में भी अमेरिका का नेवल बेस है, हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। अमेरिका का बहुत ही जगह नेवल बेस है तो हम वहाँ उसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मान लो ऑस्ट्रेलिया का कोई नेवल बेस है तो हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और जापान के साथ अमेरिका का नेवल बेस तो है ही, जापान के साथ हम खुद भी ये एग्रीमेंट साइन किए हैं तो हम इसका यूज कर सकते हैं। बदले में क्या होगा कि जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ये तीनों भारत के नेवल बेस का यूज कर सकता है। और भारत का नेवल बेस बहुत कम जगह पे है, भारत से बाहर जो है नेवल बेस है बहुत कम जगह है। एक तो हिंद महासागर में मान लो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे भारत का नेवल बेस है। एक ओमान से हम वार्ता कर रहे हैं नेवल बेस के लिए, और साथ ही साथ एक वार्ता हम कर रहे हैं जो इंडोनेशिया, उसके साथ नेवल बेस बनाने के लिए हम वार्ता कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में सिर्फ इंडियन ओशन में भारत का जो है नेवल बेस है और वो भी भारत का जो मुख्य क्षेत्र है, साथ ही साथ लक्षद्वीप हो गया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, यहाँ पे हमारा नेवल बेस है। हम अन्य देशों के साथ वार्ता कर रहे हैं, सेशल्स के साथ भारत की वार्ता हो रही है, सेशल्स के साथ, इंडोनेशिया के साथ और ओमान के साथ भारत की वार्ता हो रही है वहाँ पे नेवल बेस बनाने के लिए। तो कुल मिला के इसका बहुत ज़्यादा फायदा भारत को है, चूँकि बहुत सारा नेवल बेस है अमेरिका का विश्व में। अमेरिका का विश्व में सबसे अधिक नेवल बेस है और उसके बाद नंबर आता है फ्रांस का, राइट। अब देखो तीसरा है GSOMIA। GSOMIA जो है ये साइन हुआ था 2002 में। तो सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा
इसको कहा जाता है, यानी जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। भारत ने वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किया है और एक दूसरे सेना के साथ खुफिया जानकारी शेयर कर सकता है। इसके तहत भारत अमेरिका के साथ खुफिया जानकारी शेयर कर सकता है। मान लो कोई अमेरिका पे अटैक होने वाला है तो भारत उस खुफिया जानकारी को अमेरिका के साथ शेयर कर देगा, और अमेरिका इस तरह से इंडिया पे कुछ अटैक होने वाला है तो उसकी खुफिया जानकारी इंडिया को शेयर कर देगा। ये हमने 2002 में साइन किया था। तो अब देखो ये जो 4 महत्वपूर्ण एग्रीमेंट जो अमेरिका अपने क्लोजेस्ट एलाई के साथ करता है, उस 4 में हमने 3 पे साइन कर लिया है। GSOMI पे हमने साइन किया था 2002 में, लेमुआ पे हमने 2016 में साइन किया, 2018 में कोमकासा पे साइन किया है, और इस बार उम्मीद करते हैं कि बेका पे हस्ताक्षर हो जाए। अब इसके अलावा देखो एक दो इम्पॉर्टेंट जो है चर्चा हम और करेंगे। एक है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स, ISA इसे कहा जाता है, औद्योगिक सुरक्षा अनुलग्न। यह समझौता अमेरिकी सरकार और अमेरिकी कंपनियों को भारतीय निजी क्षेत्र के गोपनीय जानकारी साझा करने की अनुमति देता है, जो अब तक भारत सरकार और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों तक सीमित है। जैसे मान लो अमेरिका का कोई कंपनी, मान लो चिनूक बना रहा है, चिनूक हेलीकॉप्टर हमने अमेरिका से मंगाया है, तो अमेरिका की प्राइवेट कंपनी नॉर्मली इसका निर्माण करती है, क्योंकि अमेरिका जो है ज़्यादातर वहाँ पे निर्माण जो होता है अमेरिका में प्राइवेट कंपनी ही करती है, क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी कंट्री है, ठीक है, कैपिटल इकोनॉमी है। उस पर हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो चिनूक, मान लो कंपनी चिनूक बना रही है अमेरिका में, वो भारत की टाटा कंपनी के साथ जो है शेयर करे वो टेक्नोलॉजी और दोनों मिल के काम करें। इस एग्रीमेंट के लिए भारत सरकार कोशिश कर रही है कि इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स पे साइन हो जाए। ये एग्रीमेंट अगर साइन हो जाएगा तो अमेरिकी कंपनी भारत की रक्षा क्षेत्र की प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर काम कर सकती है। अब देखो एक और दर्जा है, ये एग्रीमेंट नहीं है, ये दर्जा, और ये दर्जा है स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन, STA1 का दर्जा। क्या होता है STA1 का दर्जा? कि STA1 में शामिल देश को लगभग 90% दोहरी उपयोग तकनीक के लिए लाइसेंस मुक्त पहुंच प्राप्त है। ये सभी देश राष्ट्रीय सुरक्षा, रासायनिक या जैविक हथियार इत्यादि के लिए नियंत्रित करने के पात्र हैं, भले ही प्रौद्योगिकी या वस्तु क्षेत्रीय स्थिरता या अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करें। देखो सिंपल लफ्जों में STA1 के दर्जा मिलने से भारत बहुत सारे हथियार के जो है अमेरिका के जो हथियार है उसको खरीदने का पात्र हो गया। भारत बिना किसी एग्रीमेंट के अब अमेरिका से बहुत सारे हथियार खरीद सकता है STA1 का दर्जा होने पे। अब देखो STA1 का दर्जा जो है 36 देशों को प्राप्त है, और ये 36 देश हैं जिसमें लगभग नाटो के देश हैं, और ये 36 देश जो है NSG का पार्ट है, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था का पार्ट है, MTCR कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का पार्ट है और वाशिनार ग्रुप का पार्ट है। तो ये जो है STA1 का दर्जा अमेरिका किसी देश को तभी देगा जब वो NSG का सदस्य हो, जब वो MTCR का सदस्य हो, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का सदस्य हो या वाशिनार ग्रुप का सदस्य हो। भारत इसमें 3 का सदस्य है, 1 का सदस्य नहीं है, वो है NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का भारत सदस्य नहीं है। बावजूद इसके भारत को STA1 का दर्जा दिया है, यानी अमेरिका की नवीनतम प्रौद्योगिकी तक भारत की पहुंच सुनिश्चित हो गई है। अमेरिका से न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू हथियार भारत खरीद सकता है, राइट। NSG क्या है, MTCR क्या है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या है, वाशिनार समूह क्या है, नेक्स्ट वीडियो में कभी डिस्कस मैं कर दूंगा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी यह। देखो जब एक डिस्कस मैं कर रहा हूँ आपके साथ तो मैं कोशिश करता हूँ उसी टॉपिक को एंड किया जाए। जैसे आज अमेरिका और भारत के बीच क्या क्या इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है उसको मैंने डिस्कस किया आपके साथ। 6 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट का मैंने डिस्कस किया। कल कोशिश करूंगा कि भारत और अमेरिका के बीच में क्या क्या संबंध है, क्या क्या पॉजिटिव संबंध है, क्या क्या निगेटिव संबंध है, कहाँ विवाद है, उस पर भी मैं कल डिस्कस कर दूंगा आपको। ओके, अच्छा खासा समय लग गया इस पर, लेकिन इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो नहीं बनाऊंगा, राइट। कोमकासा पे, लेमुआ पे, बेका वगैरह पर मैं स्पेशल वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं कोशिश करता हूँ या मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो CBI पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, चूँकि आज एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं इसको भी आज पूरी तरह से चर्चा कर दूंगा आपके साथ। तो CBI जो है एक एक पॉइंट मैं कोशिश करूँगा CBI पे आपका क्लियर हो।
न्यूज़ सुन लो, न्यूज़ क्या है कि राज्यों की समान सहमति वापस लेने से सीबीआई को बेचैनी। मान लो सीबीआई को जांच के लिए केंद्र सरकार ने बोला कि एक काम कीजिए, आप बिहार में जाके जांच कीजिए या बंगाल में जाकर आप जांच कीजिए। तो बिहार में जांच करना और बंगाल में जांच करने में क्या अंतर है? सीबीआई अगर बिहार में जांच करेगी तो बिना सरकार के आदेश के, बिहार सरकार के बिना मंजूरी के वो बिहार में जांच कर सकती है। उत्तर प्रदेश में जांच करेगी तो बिना उत्तर प्रदेश सरकार के मंजूरी के वो उत्तर प्रदेश में जांच कर सकती है। लेकिन केंद्र सरकार ने बोला है कि बंगाल में जांच कीजिए, तो वो क्या होगा कि बंगाल में जांच करेगी, उससे पहले बंगाल गवर्नमेंट के उसे परमिशन लेने पड़ेगी। बंगाल गवर्नमेंट की परमिशन मिलने के बाद ही बंगाल के किसी व्यक्ति पे सीबीआई अपना हाथ डाल सकता है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे दिया हुआ, पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। छत्तीसगढ़, बंगाल, राजस्थान पहले ही इसे वापस ले चुका है, केरल भी उसे वापस लेने का संकेत दिया। तो होता क्या है कि सीबीआई को समान सहमति लगभग सभी राज्यों में मिली हुई थी। यानी केंद्र सरकार के कहने पे या राज्य सरकार ने ही मान लो सीबीआई को अगर आदेश दिया, जांच के लिए बोला, जैसे मान लो सुशांत सिंह मैटर में, राजपूत के मैटर में अगर सीबीआई जांच के लिए बिहार सरकार ने बोल दिया, बिहार सरकार ने कहा कि आप जांच कीजिए, सीबीआई ने कहा ठीक है हम जांच करेंगे, तो सीबीआई जो है डायरेक्टली जो है महाराष्ट्र गई और वहाँ पे जांच करना शुरू की। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आप परमिशन लेने की सीबीआई को ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब क्या है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कर दिया है कि सामान्य सहमति वापस ले लिया, यानी सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले ली है। यानी अब अगर सीबीआई किसी मैटर में महाराष्ट्र में जाकर के जांच करेगी तो सबसे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेना होगा। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र ने सामान्य सहमति वापस ले ली है, कंसेंट जो है वापस ले लिया। इसी तरह से छत्तीसगढ़, बंगाल और राजस्थान ने पहले ही इसे वापस ले लिया। यानी सीबीआई अगर छत्तीसगढ़, बंगाल और राजस्थान में जांच करने के लिए जाएगा तो सबसे पहले वहाँ की सरकार से इसे परमिशन लेना होगा। ठीक है, न्यूज़ तो समझ में आ गया। तो अगर मान लो अधिक राज्य अगर सामान्य सहमति वापस ले लेगा मान लो, तो सीबीआई का काम करना मुश्किल हो जाएगा। मान लो भारत में जितने भी राज्य हैं सभी ने सामान्य सहमति वापस ले लिया। ऐसे कंडीशन में सीबीआई अगर किसी राज्य में जाएगी, जांच करेगी, तो सबसे पहले उस राज्य में परमिशन लेना होगा सीबीआई को। राज्य सरकार ने परमिशन नहीं दिया तो सीबीआई जांच नहीं कर पाएगी। सिंपल है। तो इसलिए सीबीआई में बेचैनी बढ़ रही है। अब देखो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यह भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन काम करता है। लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि सीबीआई गृह मंत्रालय में है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सीबीआई गृह मंत्रालय में नहीं है, सीबीआई डीओपीटी के तहत आता है, कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन आता है। क्या सीबीआई संवैधानिक संस्था है? बिल्कुल नहीं। क्या सीबीआई सांविधिक संस्था है? अक्सर यूपीएससी आपको यहाँ पर ट्रैप कर देगा। क्या सीबीआई एक सांविधिक संस्था है? सांविधिक संस्था मतलब होता है कि संसद के किसी एक्ट के माध्यम से उसका निर्माण हुआ है। क्या सीबीआई का निर्माण संसद के किसी एक्ट के माध्यम से हुआ है? बिल्कुल नहीं। तो सीबीआई ना तो संवैधानिक संस्था है और सीबीआई ना तो सांविधिक संस्था है, ना तो संसद के किसी एक्ट के माध्यम से सीबीआई का निर्माण हुआ है। तो सवाल ये होता है कि सीबीआई को शक्ति कैसी मिली है? तो सीबीआई को शक्ति मिली है दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के माध्यम से। DSEA 1946 के माध्यम से सीबीआई को पावर मिली है, शक्ति मिली है। 1963 में भारत सरकार द्वारा सीबीआई का गठन भारत की रक्षा से संबंधित गंभीर अपराधों, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, ठग, गबन, सामाजिक अपराध के अन्वेषण के लिए हुआ था। उसकी जांच के लिए 1963 में सीबीआई की स्थापना हुई थी। शक्ति मिला है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के माध्यम से। इंटरपोल के सहयोगी के रूप में सीबीआई काम करता है। मतलब इंटरपोल का अगर कोई जांच इंटरपोल को इंडिया में करना होगा तो सीबीआई को बोलेगा कि सीबीआई आप जो है जांच कीजिए। सीबीआई को मान लो नीरव मोदी पे कोई जांच करना है तो सीबीआई जो है नीरव मोदी के खिलाफ जो है जाकर लंदन में एक्शन नहीं ले सकता है।
सीबीआई क्या करेगा, इंटरपोल को कहेगा कि ये जानकारी हमें मुहैया कराइए, नीरव मोदी इंग्लैंड में है, राइट। तो इंटरपोल से अगर कोई सहयोग जरूरत होगा, हेल्प का, सीबीआई प्राप्त करेगी, और सीबीआई से इंटरपोल को कोई जरूरत होगा तो सीबीआई इंटरपोल से हेल्प लेगा। अब देखो, सीबीआई द्वारा अन्वेषण योग्य मामले, अन्वेषण मतलब होता है जांच, जांच योग्य मामले, भ्रष्टाचार निरोध अपराध, भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई जांच कर सकता है। आर्थिक अपराध, वित्तीय मामले, गंभीर धोखाधड़ी के मामले, नकली व्यापारी भारतीय मुद्रा, बैंकिंग धोखाधड़ी, आयात निर्यात और विदेशी मुद्रा विनिमय इत्यादि में, ये सब आर्थिक अपराध में भी सीबीआई जांच कर सकता है। विशेष अपराध में राज्य सरकार के निवेदन पे, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के मैटर में हुआ, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्देशन पे जो है सीबीआई जांच कर सकता है। तो राज्य सरकार के निर्देशन पे भी कर सकता है, निवेदन पे, सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के आदेश पे, वर्ड गौर करना, राज्य सरकार के निवेदन पे, सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के आदेश पे सीबीआई जांच कर सकता है। आतंकवाद के मुद्दे पे, बम विस्फोट पे, फिरौती पे, अपहरण पे, माफिया पे, अंडरवर्ल्ड पे सीबीआई जांच कर सकता। स्वतः संज्ञान के मामले पे, सो मोटो, सीबीआई केवल केंद्र शासित प्रदेश में स्वतः संज्ञान के मामले पे जांच कर सकता है। जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे सो मोटो ले सकता है। सीबीआई को सो मोटो नहीं मिल रहा है, राइट। बिहार के किसी मामले में सीबीआई जांच नहीं कर सकता। केंद्र सरकार किसी राज्य में अपराध की जांच के लिए सीबीआई को अधिकृत करती है, लेकिन केवल संबंधित राज्य की सहमति से किया जा सकता। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां यूपीएससी ट्रैप कर सकता है। सबसे पहले ये जानो कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय सीबीआई को राज्य की सहमति के बिना देश में कहीं भी अपराध की जांच का आदेश दे सकता है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को परमिशन देगा कि आपको जाके जांच करना है बिहार में। सीबीआई को बिहार सरकार से परमिशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वेस्ट बंगाल में बोलेगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जांच कीजिए जाके, वेस्ट बंगाल सरकार से सीबीआई परमिशन बिल्कुल नहीं लेगा। लेकिन जब सीबीआई को केंद्र सरकार कोई मैटर में बोलेगी या सीबीआई को राज्य सरकार किसी मैटर में बोलेगी कि आप जांच कीजिए, या सीबीआई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी भी मैटर में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बगैर, यानी इस दोनों के बगैर किसी अन्य आदेश में, मान लो सुप्रीम कोर्ट आदेश, मान लो एक राज्य आदेश दे दिया सीबीआई को, या केंद्र सरकार ने सीबीआई से निवेदन किया, तो ऐसी कंडीशन में अगर सीबीआई जाएगी मान लो वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। या बिहार आएगी तो बिहार सरकार से परमिशन लेना होगा। अगर बिहार ने सामान्य सहमति वापस ले ली है तो, बिहार अगर सामान्य सहमति वापस नहीं लिया है तो बिहार में आकर जांच कर सकती है। लेकिन बिहार ने सामान्य सहमति वापस ले लिया है तो बिहार सरकार से परमिशन लेगी। उत्तर प्रदेश में जांच कर सकती है सीबीआई, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने सामान्य सहमति वापस नहीं लिया, सामान्य सहमति मिला हुआ, आइए जांच कीजिए बिना रोक टोक के आप, राइट। लेकिन हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश देगा तो किसी आदेश की जरूरत नहीं, कोई सामान्य सहमति की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल कंसेंट की आवश्यकता नहीं है, बिना स्पेशल कंसेंट के सीबीआई जांच कर सकती है। अब देखो सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति, सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान 2014 में लोकपाल अधिनियम में किया गया। उससे पहले दूसरे तरीके से इसकी नियुक्ति होती थी, लेकिन 2014 के बाद अलग तरीके से नियुक्ति होती है। एक कमेटी बनती है जिसमें हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जिसमें विपक्ष के नेता होते हैं, लोकसभा के विपक्षी दल के नेता होते हैं, और भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नॉमिनेट कोई व्यक्ति होते हैं। तीनों मिल करके प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उसके द्वारा नॉमिनेट कोई जस्टिस, ये तीनों मिल करके जो है इसका चुनाव करते हैं। और सीबीसी केंद्रीय सतर्कता अधिनियम 2003 द्वारा सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल जो है 2 वर्ष का तय किया गया। पहले ये कार्यकाल फिक्स नहीं था। अब देखो सीबीआई के लिए अगर कोई रिकमेंडेशन देना होगा, कुछ सुझाव देना होगा कि सीबीआई, चूँकि सीबीआई को तो तोता कहा, किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। 2013 के आसपास जब कांग्रेस की सरकार थी तब सीबीआई को तोता कहा था। तो सीबीआई के लिए आप
अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने सुझाव दिया था कि सीबीआई के कामकाज को सुचारू रूप से चालू करने के लिए, यानी सीबीआई को बेहतर तरीक़ा से काम करने के लिए एक अलग एक्ट बनाइए। सीबीआई का एक अलग एक्ट होना चाहिए। सीबीआई के तहत जो अधिनियम है वो डीएसपीई अधिनियम को हस्तांतरित करें, यानी अभी जो सीबीआई को शक्ति मिली है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा मिला हुआ 1946 के माध्यम से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सीबीआई के पास एक अलग से एक्ट होना चाहिए जो उसको पूरा शक्ति दे, तभी जाकर के सीबीआई इंडिपेंडेंट हो पाएगी पूरी तरह से। सीबीआई को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना जरूरी है। जब तक सरकार के पास सीबीआई में अपनी पसंद के अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण की शक्ति होगी तब तक सीबीआई स्वायत्त नहीं होगी। इसलिए सीबीआई के बारे में कहा जाता है, सीबीआई को तोता कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए कहा जाता है कि सीबीआई को जैसे कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट संस्थान है, तो इसी तरह से सीबीआई को बनाइए, ऐसा कहा जाता है। साथ ही साथ मानव संसाधन को सशक्त कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेहतर कीजिए, ये अन्य सुझाव आप दे सकते हैं, लेकिन सबसे मेन सुझाव है कि सीबीआई के लिए एक अलग से अधिनियम होना चाहिए। तो देखो, कोशिश किया मैंने कि सीबीआई के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ साझा करूं। सीबीआई क्या है, किस एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई है, किस तरह से सीबीआई जांच कर सकती है, सामान्य सहमति क्या होती है, देखो कृषि कानून के खिलाफ 250 दिन संगठनों की दिल्ली में बैठक आ 250 किसान संगठनों की दिल्ली में बैठक है। कृषि पे मैंने स्पेशल लेक्चर लिया, और आजकल मैं क्या करता हूँ, देखो होता क्या है कि मैं भूल जाता हूँ कि किस दिन मैंने क्या लेक्चर लिया, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ आजकल कि अपने जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे मैं पोस्ट कर देता हूँ कि आज किस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हमने डिस्कस किया। तो आप जाकर के देखना हमारा कमेंट सेक्शन, तो वहाँ पे कृषि को लेकर के हमने डिस्कस किया है, जाकर के निश्चित तौर पे कृषि के बारे में पढ़ लेना। चर्चा बना हुआ है, लगातार चर्चा होता रहेगा भाई। देखो हुआ क्या है, एक छोटा सा चर्चा मैं करूँगा। छत्तीसगढ़ में मंडी कानून में संशोधन को कैबिनेट ने दी मंजूरी। सूत्रों के मुताबिक इस संशोधन के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदारी को अनिवार्य करने की बात कही है। देखो एपीएमसी एक्ट में जो सुधार किया गया, मंडी एक्ट में जो सुधार किया गया, उसमें सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो है किसानों को एमएसपी से कम दाम पे अपने सामान को बेचना पड़े। हालांकि बहुत हद तक ये मिथ्या है। क्यों? क्योंकि बहुत कम किसान ऐसा होता है, 10 से 12% ही किसान जो है जो एमएसपी का लाभ ले पाते हैं, तो एमएसपी का लाभ ही बहुत कम किसान लेता है। बहरहाल इसको जो है भारत सरकार ने जब एपीएमसी एक्ट पारित किया, प्राइम मिनिस्टर बहुत बार बोल चुके हैं कि हम कभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को समाप्त नहीं करने वाले हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस चलता रहेगा, हमारा जो मंडी है वो भी चलता रहेगा, और साथ ही साथ ये एक्ट भी लागू होगा। लेकिन इसी को कानून का शक्ल दे दिया है छत्तीसगढ़ ने, जिसने ये तय किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदारी अनिवार्य हो, इससे कम पे खरीदारी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हो देखो गुजरात में खुली मंडी में एमएसपी से ज़्यादा मिल रहे हैं मूंगफली के दाम, तो निश्चित तौर पे एमएसपी ये जो मंडी एक्ट समाप्त किया है उसके बाद जो है किसान जो है अपने सामान को खुली मंडी में बेच पा रहा है, अन्य जगह पे बेच पा रहा है, और वहाँ पे एमएसपी से कहीं अधिक उसको दाम मिल रहे हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली देखो सरकार ने एमएसपी तय किया है 1055 रुपये, जबकि खुले बाजार में मूंगफली 1200 से लेकर के 1300 रुपये में मिल रहा है, बिक रहा है। निश्चित तौर पे एमएसपी एक्ट को समाप्त करना ये किसानों के पक्ष में दिख रहा है इस न्यूज़ से। क्यों? क्योंकि एमएसपी एक्ट के माध्यम से किसानों की एपीएमसी एक्ट के माध्यम से किसानों की बाध्यता थी कि वो मंडी में ही जाकर अपना सामान बेच सकता था। अब क्या है, एपीएमसी एक्ट को समाप्त करने पे किसान कहीं भी अपने सामान को बेच सकता। जानकी सेतु पूरा हुआ ख्वाब, अब खुलने का इंतजार। कहाँ पे है? बस याद रख लेना, ऋषिकेश में। राम झूला है वहाँ पे, लक्ष्मण झूला है, जानकी सेतु भी अब बन रही है।
इस तरह का बनता है, जैसे हावड़ा ब्रिज है उस तरह का, कि गंगा के इस पार और उस पार बीच में जो है कोई भी पुल नहीं होता। गंगा के बीचों बीच जो है कोई पुल नहीं होता है। जिस तरह से हावड़ा ब्रिज है ना, नीचे बीच में कोई पिलर नहीं है हावड़ा ब्रिज में, उसी तरह से ये ब्रिज बनता है। राम झूला भी इसी तरह से, लक्ष्मण झूला भी इसी तरह से, और जानकी सेतु भी इसी तरह से बना हुआ है। टीआरपी की खतरनाक होड़, देखो हमने कई बार डिस्कस किया और ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि समय अधिक हो गया, 40 मिनट हो गया, इसलिए हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। आज का एडिटोरियल बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ये जो एडिटोरियल है, रोजगार आधारित उच्च शिक्षा की ठोस पहल, इस पर कुछ खास दिया हुआ नहीं है। बस यहाँ पे एक ही बात दिया हुआ कि रोजगार देने वाले संस्थान पे हो जोर, इम्पोर्टेंट क्या है। और इसको जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस समस्या को दूर किया गया कि अगर मान लेते हैं कोई कंपनी है, आज के समय में क्या हो रहा है कि युवा के पास टैलेंट अच्छा खासा है, युवा के पास जो है स्किल अच्छी खासी है, युवा के पास डिग्री अच्छा खासा है, लेकिन कंपनी वाला बोलता है कि हमको जो है जो हमारे स्किल के अनुसार युवा चाहिए वो हमको मिल ही नहीं रहा है। स्किलफुल युवा की कमी है। देश में 98% स्किलफुल युवा नहीं है, यानी 100 में से सिर्फ 2 युवा जो है पूरी स्किलफुल युवा है। तो अब क्या कर रही है कि इस राइटर का कहना है या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तय किया गया है, जैसे मान लो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी बहुत सारा काम करती है, तो बहुत सारा काम जो करती है उस काम में उसको किस टेक्निक की ज़रूरत होती है उसको शेयर करेगी इंस्टीट्यूट के साथ, और इंस्टीट्यूट क्या करेगा या जो संस्थान है यूनिवर्सिटी क्या करेगा कि जो टेक्निक की आवश्यकता है टाटा इंस्टीट्यूट को, उसी के अनुसार जो है अपने बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम करेगा। इसके सकारात्मक पॉइंट भी है, नकारात्मक पॉइंट है। सकारात्मक पॉइंट यह है कि जो है बच्चे जो होंगे वो जो है वेल ट्रेंड होंगे, टाटा जो है उस कंपनी में उसको इमीडिएटली जॉब मिल जाएगा। लेकिन नकारात्मक पॉइंट क्या होगा कि बच्चों में जो है जो विविध आइडिया होते हैं, विविध आइडिया डेवलप नहीं हो पाएगा, बहुमुखी प्रतिभा के जो धनी होते हैं वो क्रिएट नहीं हो पाएगा, राइट। तो यही चीज़ इसको बताया गया, एक बार देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप देख लेना एक बार। ओके देखो, ई कॉमर्स कंपनियों की जांच पे जल्द फैसला करे कर्नाटक कोर्ट। यहाँ पे जो है खास करके फ्लिपकार्ट और अमेजन के खिलाफ जो प्रतिस्पर्धा चल रही है उसकी जांच के आदेश दिया है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को दिया है। देखो यहाँ पे CCI कहा जाता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्थान, इसके बारे में एक बार डिस्कस मैं करता हूँ। देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, एक सांविधिक संस्था है जिसकी स्थापना संसद के द्वारा पारित अधिनियम प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 कंपटीशन एक्ट 2002 के माध्यम से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया। राघवन समिति के अनुशंसा पे मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट MRTP एक्ट कहा जाता है, इसको चेंज करके प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया था। किस समिति की सिफारिश पे किया गया, राघवन समिति। मोनोपोलीज, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि मोनोपोलीज को समाप्त करना, एक ही कंपनी का मार्केट पे पूरा प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। जैसे कल मैंने आपको डिस्कस किया था कि मान लो एक कंपनी है रिलायंस है, पूरे भारत का अगर वो प्याज खरीद ले, ठीक है, तो मार्केट में उसका मोनोपोली हो जाएगा, वो जितना में चाहे प्याज बेच सकता है, 100 रुपये में चाहे 100 रुपये में बिकेगा, 200 रुपये में चाहे 200 रुपये में बिकेगा। तो ये मोनोपोली इस कंपनी का कायम नहीं हो, मार्केट में कंपटीशन बना रहे, इसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया काम करती है। एक अर्ध न्यायिक आयोग है जो सांविधिक प्राधिकरणों को परामर्श देता है और अन्य मसले को भी संबोधित करता है। इसका अध्यक्ष और अन्य सदस्य पूर्णकालीन होते हैं। अप्रैल 2019 में इसमें एक संशोधन किया गया, पहले इसके एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते थे, अप्रैल 2019 में इसके एक अध्यक्ष और 3 सदस्य कर दिए। तो जो सदस्य होते थे 6 उसको 3 कर दिया गया, अध्यक्ष 1 के 1 हैं। तो पहले 7 मेंबर होते थे, अब इसमें टोटल 6 मेंबर होता है। काम है इसका उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा करना,
व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाले अभ्यासों को समाप्त करना, टिकाऊ प्रतिस्पर्धा करना, ये सारा का सारा काम है इसका। तो बेसिकली मार्केट में अगर मान लो कोई प्रतिस्पर्धा गतिविधि के खिलाफ काम हो, कंपटीशन के खिलाफ कोई कंपनी काम कर रही है, तो उसको जांच करने का काम, उस पर एक्शन लेने का काम, सारा काम करती है CCI। देखो ये जो है उज्जवल व सुरक्षित है भारत का भविष्य, प्राइम मिनिस्टर मोदी का 2-3 स्टेटमेंट है। एक तो यहाँ पे है 2022 तक 175 गीगावाट भारत का नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा जनरेट करने का टारगेट था, जिसको बढ़ा करके अब 450 गीगावाट कर दिया गया। तो एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि पूरे देश को गैस कनेक्टिविटी के लिए वन नेशन वन ग्रिड योजना पे काम कर रही है। हर एक देश में हर जगह वन नेशन वन ग्रिड के रूप में गैस पहुंचे, प्रत्येक घर में गैस चला जाए। अधिक इंपॉर्टेंट नहीं, जितना चाहिए था मैंने आपको बता दिया। एक गन्ना की प्रजाति से बदली किसानों की तस्वीर, थोड़ा इसको पढ़ना। बस मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि डॉक्टर बख्शीराम के द्वारा CO0238 एक प्रजाति गन्ना की डेवलप की गई है, जिसके माध्यम से गन्ना की उत्पादकता भारत में बढ़ गई है। जहां प्रति हेक्टेयर पहले जो है 61.6 टन गन्ना होता था, अब बढ़ गया 81 टन गन्ना। तो उत्पादकता बढ़ी है CO0238 प्रजाति के गन्ना के माध्यम से। ओके, मेरी कोशिश होती है कि 30 से 40 मिनट में जो है कवर किया जाए, लेकिन अधिक लगता है। कभी कभी क्या होता है कि न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है, या जैसे मान लो आज मैंने काफ़ी US पे काफ़ी फोकस कर दिया, CBI पे मैंने काफ़ी फोकस कर दिया, तो इस तरह का कभी न्यूज़ अगर हो जाता है तो थोड़ा सा समय लग सकता है, तो बी पेशेंस। मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस करता हूँ। हालांकि ये UPSC के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि कल मैं ट्विटर देख रहा था रात के 12 बजे के आसपास। तो ट्विटर में जो है दो ट्रेंड कर रहा था। पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे इंडिया में ट्रेंड था। पहला नंबर पे ट्रेंड था कि बाइकआउट फ्रांस, दूसरा पे ट्रेंड था कि आई सपोर्ट फ्रांस। तो एक तो फ्रांस के पक्ष में ट्वीट चल रहा था पहला नंबर पे, दूसरा चल रहा था फ्रांस के विपक्ष में। राइट, जब देश में इस तरह की गतिविधि हो तो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। हुआ क्या, ऐसा क्यों हो रहा है विश्व में? हुआ क्या है कि इमरान ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बयान के बाद लिखा कि फ्रांस में एक शिक्षक की हत्या के बाद उन्होंने कहा था, देखो इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस में एक स्टूडेंट ने अपने टीचर का हत्या कर दिया, एक शिक्षक का हत्या कर दिया, 18 वर्ष के लड़का ने अपने टीचर का हत्या कर दिया। और शिक्षक की हत्या इसलिए की गई क्योंकि मुसलमान हमारा भविष्य खराब कर देगा, ये इमैनुअल मैक्रोन का स्टेटमेंट था। उसके बाद जो है फ्रांस के राष्ट्रपति के इस स्टेटमेंट पे पूरे दुनिया के मुसलमानी देशों ने, या जो मुसलमान कंट्री है, उन्होंने जो है घोर विरोध किया। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, और हमने डिस्कस भी किया था उस दिन, मुझे याद है कि एडिटोरियल आया हुआ था, एक मुस्लिम लेखक ने ही उस एडिटोरियल को लिखा था, जिसमें उन्होंने आलोचना किया था कि 18 वर्ष के मुस्लिम लड़का ने क्यों अपने टीचर की हत्या कर दी। राइट, जब 18 वर्ष के लड़का ने अपने टीचर की हत्या कर दी, उस समय में विश्व के किसी मुस्लिम देश ने उस लड़के के अगेंस्ट में नहीं बोला। और जब आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ये स्टेटमेंट देते हैं, तो उसके बाद जो है पूरा का पूरा विश्व, जो मुस्लिम समुदाय होता है, वो इस्लामोफोबिया की बात करता है। तो ये डुअल जो है, दोहरीपन जो है, हिपोक्रेसी, ये नहीं चलना चाहिए। आपको जो है इमरान खान को भी, अगर मान लो आज स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इमरान खान को पहले स्टेटमेंट देना चाहिए कि वो 18 वर्ष का जो लड़का था जिसके दिमाग में जहर भर दिया गया। सोचो 18 वर्ष का लड़का अपने इस्लाम धर्म के बारे में कितना जानता होगा, और 18 वर्ष के लड़का ने अपने टीचर के को जो है मतलब कह सकते हो मार दिया। 18 वर्ष के लड़का के दिमाग में इतना जहर भर दिया गया कि उसने अपने टीचर को मार दिया। और इसकी आलोचना विश्व के किसी मुस्लिम देश ने नहीं की। जब फ्रांस के राष्ट्रपति इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं तो मुस्लिम जो है
मैक्रोन की या फ्रांस के राष्ट्रपति की आलोचना नहीं करता, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं आलोचना किया 18 वर्ष के लड़का के इस कदम का? सोचने वाली बात है। तो मैंने उस दिन डिस्कस किया था आपके साथ कि जो राइटर, चूँकि मुस्लिम राइटर ही थे, 2 मिनट समय लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं इस पर, चूँकि ये सब जो है डिस्कस यूपीएससी के लायक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चूँकि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे चर्चा है तो आपको जानकारी होना चाहिए। तो वो राइटर जो है, वो राइटर ने जो है उस दिन एडिटोरियल लिखा था और उन्होंने कहा था कि जो 18 वर्ष के लड़का है जो अपने टीचर को मारा, तो क्यों मारा टीचर को? तो उन्होंने कहा कि टीचर ने जो है प्रॉफेट मोहम्मद साहब के, जो है मोहम्मद साहब पैगंबर के जो है कुछ कार्टून को अपने क्लास में फ्री अभिव्यक्ति के रूप में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब अपने क्लास में बच्चों को एक कार्टून दिया जिसमें मोहम्मद साहब पैगंबर के बारे में कुछ कहा गया है और उन्होंने फ्री स्पीच को प्रमोट करते हुए ये डिस्ट्रीब्यूट किया क्लास में। इसके बाद ये 18 वर्ष के लड़का, जो मुस्लिम लड़का था, इसको अधिक गुस्सा आ गया और इन्होंने अपने टीचर को मार डाला। सवाल ये होता है कि जब मोहम्मद साहब पैगंबर खुद जो है, जब मोहम्मद साहब पैगंबर जिंदा थे तो उसकी जो आलोचना करने वाले व्यक्ति थे, उस आलोचना करने वाले व्यक्ति के लिए भी वो सज़ा की मांग नहीं करते थे। ये उस एडिटोरियल में लिखा गया था। तो आज के समय में मोहम्मद साहब पैगंबर का जो मान लो एक कार्टून प्रकाशित होता है, उस कार्टून के अगेंस्ट में लोग क्यों जाते हैं? मुस्लिम धर्म के जो 18 वर्ष का लड़का, जिन्होंने कुरान को ढंग से नहीं पढ़ा होगा, जिन्होंने बाइबल को ढंग से नहीं पढ़ा होगा, अन्य चीज़ तो छोड़िए दो आप, तो उसके जहन में ऐसी छवि क्यों बैठी है? वो कितना खुराफाती क्यों हो रहा है? उसके मतलब जहन में जहर इतना भर क्यों रहा है? राइट। तो ये गलत चीज़ है और मेरा मानना है कि अच्छा होता इमरान खान अगर अभी फ्रांस के राष्ट्रपति के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, बोले, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसको फ्रांस के उसे उस 18 वर्ष के लड़का के अगेंस्ट में भी बोलना चाहिए जिसके दिमाग में जहर भर दिया गया, जिसने अपने टीचर को मार दिया। तो अगर उस समय में इमरान खान ने उस लड़का के खिलाफ बोला होता तो आज फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ भी बोलने का उसको अधिकार था, लेकिन आज वो हिपोक्रेसी एक तरह से कर सकते हो। मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बाकी आप लोग समझदार हैं। दूसरी बात क्या है कि जो लोग धर्म से जुड़े हुए मान लो सीरियसली लेते हैं, चाहे हिंदू धर्म को लें, मुस्लिम को लें, किसी को भी लें, लेकिन धर्म के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, पूरा एक एक चीज़ जानकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अंधभक्ति में काम करो, ना तो इस हिंदू धर्म में और ना ही मुस्लिम धर्म में। अंधभक्त बनने का कोशिश नहीं करना चाहिए आपको सीखना चाहिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से, जो एक मुस्लिम होते हुए भी जिसने गीता का नॉलेज लिया, गीता उसने अच्छा से पढ़ा हुआ था। देखो, सुरक्षित हिमालय ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया, आज हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब सीधे हम लौटेंगे क्वेश्चन पे। एक बार पढ़ लेना ये सब, क्वेश्चन पे मैं लौटता हूँ। किरू पनबिजली परियोजना किस नदी पे है? तो ये चिनाब नदी पे है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 624 मेगावाट का ये परियोजना है जो चिनाब नदी पे है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।